कुछ दर्जन घंटे पूरे जीवन काल के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो उन कुछ दर्जन घंटों को जली हुई घड़ी के बचे हुए अवशेषों की तरह खंडहरों से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और उनकी जांच की जानी चाहिए। ये अरुंधति रॉय के 1997 के उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का आधार है। भारत के केरल के एक कस्बे आयमनम में स्थापित ये कहानी जुड़वां बहनों राहेल और एस्था के इर्द गिर्द घूमती है, जो 23 वर्षों के लिए अलग हो जाती हैं। उन कुछ घंटों के बाद जब उनका चचेरा भाई डूब जाता है, उनकी मां के अवैध संबंध का पता चलता है और उसके प्रेमी की हत्या कर दी जाती है। यद्यपि पुस्तक राहेल और एस्था के पुनर्मिलन के समय पर आधारित है, कथा अधिकांशतः अतीत में घटती है तथा उन दुखद घटनाओं के विवरण का पुनर्निर्माण करती है जिनके कारण वे अलग हुए। रॉय की समृद्ध भाषा और कहानी कहने की कला ने उन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार दिलाया। उपन्यास में वो अपने मूल भारत की संस्कृति, उसके सामाजिक रीति रिवाजों और औपनिवेशिक इतिहास पर सवाल उठाती हैं। उनका एक फोकस जाति व्यवस्था पर है, जो हजारों साल पुराने वंशानुगत सामाजिक वर्ग के आधार पर लोगों को वर्गीकृत करने का एक तरीका है। 20वीं सदी के मध्य तक विशिष्ट व्यवसायों से जुड़ी मूल 4 जातियां लगभग 3000 उपजातियों में विभाजित हो गई थीं। यद्यपि जाति व्यवस्था को 1950 में संवैधानिक रूप से खत्म कर दिया गया, पर इसने भारत में समाज को आकारना जारी रखा, निम्न जातियों को नियमित रूप से हाशिए पर रखा। उपन्यास में राहेल और एस्था का वेलुथा के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो उनके परिवार की अचार फैक्ट्री में काम करता है और तथाकथित अछूत जाति का सदस्य है। जब वेलुथा और जुड़वां बच्चों की मां अम्मू प्रेम संबंध बनाते हैं, तो वे रॉय के अनुसार जातियों के बीच अंतरंगता को प्रतिबंधित करने वाले प्रेम कानून का उल्लंघन करते हैं। रॉय चेतावनी देती हैं कि उनके रिश्ते के दुखद परिणाम हमेशा सामान्य चीजों में छिपे रहेंगे, जैसे कोट हैंगर, सड़कों पर तारकोल और शब्दों का अभाव। रॉय का लेखन इन आम चीजों का निरंतर उपयोग करता है, सबसे दुखद क्षणों को भी विस्तृत विवरण के साथ प्रस्तुत करता है। किताब जुड़वां बहनों की आधी ब्रिटिश चचेरी बहन सोफी के अंतिम संस्कार से होती है। परिवार के शोक मनाते वक्त चर्च में लिली के फूल मुरझाकर कुरकुरे हो रहे थे। बच्चा चमगादड़ अंतिम संस्कार की साड़ी पर रेंग रहा था। आंसू टपक रहे थे जैसे छत से बारिश की बूंदें। उपन्यास अतीत में जाकर पात्रों के संघर्ष दर्शाता है, जो वहां काम करने के लिए संघर्ष करते हैं, जहां वे पूरी तरह से फिट नहीं होते। उनके देश की राजनीतिक उथल-पुथल भी। अम्मू बच्चों पर गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाती। वो अपने माता पिता के घर में फंसी हुई महसूस करती है, जहां पड़ोसी उसे तलाकशुदा होने के कारण आंकते और उससे दूर रहते हैं। इस बीच वेलुथा अम्मू के साथ प्रेम और जुड़वां बच्चों को उनके परिवार के लिए अपने रोजगार से संतुलित करता है। इंदिरा गांधी की हरित क्रांति के खिलाफ एक उभरते कम्युनिस्ट प्रतिरोध की अपनी सदस्यता के साथ भी संतुलित करता है। 1960 के दशक में भ्रामक रूप से नामित हरित क्रांति ने भारत में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों तथा नदियों पर बांध बनाने की शुरुआत की। इन नीतियों से उच्च उपज फसलें पैदा हुईं, जिससे अकाल नहीं आया, पर इसके कारण निचली जातियों के लोगों को अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ा और व्यापक पर्यावरणीय क्षति हुई। जब जुड़वां बच्चे वयस्क होकर आयमनम लौटते हैं, तो हरित क्रांति के परिणाम उनके चारों ओर दिखाई देते हैं। बचपन में जो नदी जीवन से भरी हुई थी, वो उनका स्वागत एक भयावह खोपड़ी की मुस्कान के साथ करती है। जहाँ दांत थे वहाँ छेद है और अस्पताल के बिस्तर से उठा हुआ एक लंगड़ा हाथ है। रॉय मानवीय अनुभव की गहराई में उतरती हैं, तो वो इस बात पर ध्यान नहीं देती कि उनके पात्र किस प्रकार आकार लेते हैं जहाँ वे रहते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की दुनिया में विभिन्न प्रकार की निराशाएं प्रधानता के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। व्यक्तिगत निराशा कभी भी पर्याप्त रूप से हताश नहीं हो सकती। व्यक्तिगत उथल पुथल एक राष्ट्र के विशाल, हिंसक, चक्कर लगाने वाले, प्रेरक, हास्यास्पद, पागल, अव्यवहार्य सार्वजनिक उथल पुथल के किनारे स्थित मंदिर में आकर रुक जाती है। अगर आप सीखना पसंद करते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम बिल्लियों के अनुसार दुनिया के इतिहास से लेकर बेहतर श्रोता कैसे बने तक हर चीज पर नए वीडियो प्रकाशित करते हैं। जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।